नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मारुति मैट्रिक में। तो देखिए दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं दुनिया गोल है लोगों के शब्द कि दुनिया गोल है लोगों के शब्द। और आज हम इस गोल को करने वाले हैं गोल। चलिए तो शुरुआत करते हैं हम हमारे सेशन की। तो बने रहिएगा अंत तक। आज आपके जो फॉर्मूले हैं, ब्रथ से रिलेटेड जितनी भी समस्याएं हैं वो क्लियर होने वाली हैं, ख़त्म होने वाली हैं। कोई फॉर्मूला याद रखने की झंझट नहीं है आपके लिए। बिल्कुल इजी बेसिक तरीके से आपके सारे फॉर्मूले आप यूँ बना लोगे चुटकियों में, और बनाने की ज़रूरत भी नहीं। अगर आप भूलते हो तो कैसे कोई फॉर्मूला बना ये भी आप तुरंत क्रिएट कर सकते हो। यानी कि अब आप बनने वाले हो ब्रत के ज्ञाता। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम हमारे सेशन की। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमें दिख रहा है ये हमारा ब्रत सर्कल है। ब्रत कहते किसे हैं? पहली बात, ब्रत है क्या? कि सर ब्रत की जीरो लेवल से शुरुआत करना चाहते हैं हम। ब्रत क्या है? देखिए दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारे अनंत बिंदु हैं इस दुनिया में। इस जो कण हम जैसे परमाणु कहते हैं, सबसे छोटी इकाई, अगर हम इस तरीके से बिंदु मान लें, ये कोई क्रम में नहीं है दोस्तों, ये कोई क्रम में नहीं है। जैसे आपकी इच्छा हो वैसे आप बना सकते हो जिस तरीके से। तो व्रत जो बना होता है वो अनंत बिंदुओं से बना होता है। कितने बिंदुओं से? अनंत बिंदुओं से बना होता है। अब ये कैसे बना है? तो देखिए, यहाँ पर आपको नज़र आ रहे होंगे इतने सारे बिंदु, अनंत बिंदु नज़र आ रहे होंगे। अगर मैं बात करूँ व्रत, इनमें से कोई एक बिंदु को मैं सेंटर मान कर चल लेता हूँ। जैसे कि अगर मैंने बोल दिया कि यहाँ पर एक सेंटर हम क्रिएट कर देते हैं, ये एक सेंटर क्रिएट हो गया। इस को मैंने मान लिया केंद्र। केंद्र क्या होता है कि उससे लगे हुए सारे, जैसे कि सूर्य हमारा सौरमंडल का केंद्र है, यानी कि उसके चक्कर सभी लगा रहे हैं। इसी तरीके से ये इसे अगर हम केंद्र मानते हैं तो इससे बराबर दूरी पर स्थित बिंदुओं को, अगर बराबर दूरी पर ये एक बिंदु है, एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, एक ये है और एक ये इतने बिंदुओं को अगर मैं मिला दूं तो ये क्या बनता है? व्रत बनता। क्या ये है? कहीं भी आप बना सकते हो। इसको केंद्र मान लो, इससे बराबर दूरी पर स्थित बिंदु इसको केंद्र मान लो, इससे बराबर दूरी को इसको केंद्र मान के, इसको बराबर दूरी को इसको केंद्र मान के। तो अनंत बिंदुओं में से किसी एक बिंदु को केंद्र मानकर केंद्र बिंदु से, उसी केंद्र बिंदु से स्थित उसी केंद्र बिंदु से स्थित समान दूरी पर बिंदुओं को आपस में मिलाने पर जो रेखा बनती है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं व्रत। क्या कहते हैं दोस्तों? जिस तरीके से अगर मैं बात करूं, ये हमने कोई केंद्र मान लिया, हमने कोई केंद्र माना। अब इसमें अनंत बिंदुओं से मिलने वाली रेखा जिसका कोई एक केंद्र बिंदु हो, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं व्रत। तो इसमें एक केंद्र है, इसे हम कहेंगे बिंदु है, तो इसे हम कह देते हैं केंद्र बिंदु। इस तरीके के जो बिंदु हैं वो सर्कल के बिंदु हैं, तो इन्हें कह देते हैं हम व्रतीय बिंदु। जो आना बात करूं, देखना दोस्तों, एक ये बिंदु है, एक ये बिंदु है। इस बिंदु को और इस बिंदु को मैं अगर आपस में मिला दूं, यानी कि व्रत केंद्र को नहीं गिनना, काउंट करना। अभी व्रत के किन्हीं भी दो बिंदुओं को आप मान के चलो, इसको और इसको मिला दो, इसको और इसको मिला दो, इसको और इसको मिला दो, इसको इसको मिला दो, इसको और इसको मिला दो, और इसको और इसको मिला दो। तो ये सभी क्या हैं? ये सभी क्या हैं? ये सभी की सभी हैं जीवाएं। इन्हें हम क्या कहते हैं? जीवा कहते हैं। क्या कहते हैं? जीवा कहा जाता है। आगे दोस्तों, ये किसी भी एक बिंदु से अगर इससे इससे आपको मिला दिया तो ये एक जीवा बन गए। तो व्रत के किन्हीं भी दो बिंदु, व्रत ये है, केंद्र को अभी हमें काउंट नहीं करना। व्रत के किन्हीं भी दो बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा होती है, व्रत के किन्हीं भी दो बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं जीवा। और जीवा जो होती है वो व्रत को दो भागों में विभाजित कर देती है। जैसे कि अगर ये कोई व्रत है, अगर यहाँ से इन दो बिंदुओं को अगर आप मिला देते हो तो एक व्रत इस तरफ नज़र आएगा आपको, एक व्रत इस तरफ नज़र आएगा। इस तरीके से इसके दो टुकड़े हो जाते हैं, जिसे हम दीर्घ व्रतखंड कहते हैं, इसे हम लघु व्रतखंड कहते हैं। ठीक है, तो अभी हम उस पर फोकस नहीं करेंगे, आगे पढ़ने वाले हैं। देखिए दोस्त, यहाँ से ये कहलाएगी जीवा। ये सभी क्या हैं? जीवा हैं। ये सभी क्या हैं? जीवा। लेकिन
एक क्वालिटी अलग से आ जाती। कौन सी क्वालिटी से? अगर कोई जीवा निकलते टाइम गलती से अगर वो केंद्र बिंदु से होकर गुजर जाए, जैसे कि ये जो रेखा है, ये अभी क्या है, इसे क्या कहेंगे हम? इसे कहेंगे हम जीवा। क्या कहेंगे? जीवा। क्या कहने वाले हैं? जीवा। देखिए दोस्तों, अभी हमने पिछला पढ़ा था कि आयत जो होता है, आयत, इसमें दो भुजाएं आमने सामने की समांतर होती हैं, और जो वर्ग होता है उसमें चारों भुजाएं आमने सामने की समांतर होती हैं। तो क्या ये वर्ग है या आयत? ये दोनों ही आयत हैं। ये दोनों ही आयत हैं। अब हम क्या करें कि इसमें अपनी एक अलग से क्वालिटीज ऐड हो गई, जो कि चारों भुजाएं बराबर हो गई। हमें उससे क्या लेने देना? हम तो दो भुजाएं समांतर देखते हैं और 90 डिग्री का कोण देखते हैं, विकर्ण देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमें क्या लेना देना कि ये केंद्र से गुजर रही है नहीं गुजर रही? हमारे हिसाब से तो ये क्या है? जीवा है। लेकिन दोस्तों समझना, ये जीवा होने के साथ साथ वृत्त का हम इसे कहते हैं व्यास, डायामीटर भी हम इसे कहते हैं। अब ये मत कहना कि ये जीवा नहीं है, ये जीवा है, और ये वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कहलाती। ऐसी रेखा जो वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाए और केंद्र से होकर गुजरे, वो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कहलाती है। लेकिन साथ ही साथ वो क्या कहलाने लगता है? व्यास। इसीलिए हम ये भी कहते हैं कि व्यास जो है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा भी होती है, होना ही है, क्योंकि हमें केंद्र से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाया है, तो हमारी परिभाषा ये होती है कि वृत्त पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? जीवा। अभी हम तीसरे, उसमें क्या क्या खूबियां हैं इससे हमें कोई लेना देना नहीं, लेकिन इसमें एक और खूबी क्या हो जाती है, ये क्या हो जाती है कि ये केंद्र से निकल गया, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कह देते हैं व्यास। जिस तरीके से दोस्तों, अगर हम उदाहरण लें किसी भी एक शिक्षक का, शिक्षक होने के साथ साथ है तो वो इंसान ही, स्टूडेंट भी एक इंसान ही है, पढ़ रहा है, मतलब वो अभी एक स्टूडेंट ही है। लेकिन अगर वो पढ़ने के साथ साथ वो पढ़ाने लगा, उसकी एक अलग से खूबी है, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं, क्या कह सकते हैं कि वो जीवा तो है, यानी कि इंसान तो है, स्टूडेंट तो है, लेकिन उसमें एक खूबी अलग से है, तो हम उसे कह देते हैं व्यास, जिसे हम डायामीटर कहते हैं। तो वृत्त के किन्हीं भी दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जीवा कहलाती है, और वृत्त के किन्हीं भी दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा अगर केंद्र से होकर निकलती है, तो उसे हम कहते हैं व्यास, डायामीटर। क्या कहते हैं? डायामीटर। अब अगला पॉइंट, ठीक है। अब बात आती है कि यहाँ से ये जो वृत्त नज़र आ रहा है आपका वृत्त, इस वृत्त में अगर कोई एक ऐसी रेखा नज़र आ जाए हमको, ऐसी रेखा, जैसे दोस्तों ये आपका केंद्र बिंदु नज़र आ रहा है, अगर वो कहे केंद्र से वृत्त पर खींची गई रेखा, देखना तो सिर्फ ये कहा है उसने कि केंद्र से वृत्त पर खींची गई रेखा कहलाती है आपकी त्रिज्या, जिसे हम रेडियस कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिज्या। कहीं भी आप कितनी भी अनंत रेखाएं आप खींच सकते हो, इसे हम क्या कहते हैं? ये सारी की सारी क्या कहलाएंगी? त्रिज्या कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी? त्रिज्या। लेकिन दोस्तों, सर आपने ये जो रेखा बनाई है, क्या ये त्रिज्या नहीं है? ये भी त्रिज्या है। हम क्या करें कि ये एक सीधी रेखा, त्रिज्या होने के साथ साथ ये एक सीधी रेखा भी है। देख रहे हो दोस्तों, ये त्रिज्या होने के साथ साथ एक अलग से इसमें खूबी क्या है? त्रिज्या तो है, ये दो त्रिज्या हैं, और साथ ही साथ ये एक जीवा भी है, साथ ही साथ ये व्यास भी है, साथ ही साथ ये दो त्रिज्याओं का योग भी है, और दोनों त्रिज्याएं मिलकर बनाती हैं 180 डिग्री का कोण, जो कि वृत्त को दो बराबर भागों में विभाजित कर देती हैं। उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं दो त्रिज्याओं का योग। यानी कि यहाँ से यहाँ तक एक त्रिज्या बन गई, यहाँ से यहाँ तक एक त्रिज्या बन गई, और यहाँ से यहाँ तक एक त्रिज्या बन गई। हमारे अनुसार क्या है कि केंद्र से वृत्त पर खींची गई रेखा हमारे अनुसार त्रिज्या, आर, रेडियस जिसे हम कहते हैं, कहलाती है। यानी कि यही तो बात है कि सर 2r, यानी कि दो आर को हम जोड़ लेंगे, आर और आर को अगर हम जोड़ लेंगे, वही व्यास कहलाएगा, वही डायामीटर कहलाएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक आर है, यहाँ से यहाँ तक ये आर है। हमारे अनुसार तो रेडियस है ना। लेकिन हम क्या करें कि उसमें एक अलग से खूबी आ चुकी है कि वो व्यास बन चुका है। तो जीवा भी व्यास होती है, दो रेडियसों का एक सीधी रेखा पर योग भी व्यास होता है। इस तरीके से इसमें आपने क्या पढ़ लिया? वृत्त कैसे बनता है, वृत्त जीवा किसे कहते हैं?
वृत्त का व्यास कैसे कहते हैं, वृत्त की त्रिज्या कैसे कहते हैं, वृत्त खंड कैसे बन जाता है। ये जीवा डिवाइडेड कर देती है वृत्त खंड। एक इधर वाला टुकड़ा बन गया, ये वृत्त खंड हो गया जिसे हम लघु खंड कहते हैं, वृत्त लघु खंड कहते हैं, लघु वृत्त खंड। और ये बन जाता है आपका दीर्घ वृत्त खंड। दीर्घ आगे पढ़ेंगे हम इनको डिटेल से। तो इस तरीके से बांटा किसने, जीवा ने। जीवा विभाजित कर देती है तो उसे कहते हैं हम वृत्त खंड, और त्रिज्या विभाजित कर देती है तो उसे हम कहते हैं त्रिज्या खंड। तो यहाँ से आपको ये इतना समझ में आ गया होगा, वृत्त किसे कहते हैं, जीवा किसे कहते हैं, व्यास किसे कहते हैं, त्रिज्या किसे कहते हैं। आई होप चलिए आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। इतनी सारी ये आपको वृत्त नज़र आ रहा होगा। इस वृत्त में क्या होता है आपको पता है, ये अनंत बिंदुओं से बना है। हमने ये पता कर लिया, ये अनंत बिंदुओं से बना है। साथ ही साथ यहाँ से यहाँ तक खींची गई रेखा त्रिज्या कहलाती है, यहाँ से यहाँ तक खींची गई रेखा जीवा कहलाती है। अगर वो केंद्र को क्रॉस करके जाती है तो हम उसे क्या कहते हैं, उसे हम कह देते हैं व्यास कह देते हैं। इतनी सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ यहाँ से, ये जो है अनंत बिंदुओं से मिलकर बना है। कितने से, अनंत बिंदुओं से मिलकर बना, जिसकी कोई काउंटिंग नहीं है। एक सीधी सरल रेखा होती है, इसमें अनंत बिंदु होते हैं। आप अनंत बिंदुओं को अपने एक कीबोर्ड पर टाइप करना और पीडीएफ में फिर उसे छोटा कर देना, तो आप देखोगे वो रेखा के समान दिखाई देने लगे। लेकिन जैसे ही आप उसे जूम करोगे तो उसके पिक्सल बड़े हो जाएंगे और वो आपको ऐसे बॉक्स दिखाई देने लगेंगे, जो पास पास आके वो क्या दिख रहे हैं आपको, एक रेखा दिख रहे हैं। क्या दिख रहे हैं, एक रेखा दिख रहे हैं। ट्राई कर लेना, किसी दिन हम लाइव में बता देंगे। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये वृत्त पर अनेक बिंदु होते हैं। अब ये जो बिंदु हैं ये किस तरीके से मुड़ रहे हैं, किस तरीके से कर्व हो रहे हैं, क्यों, इस कर्व को ही बोलते हैं हम पाई। जैसे आज तक कोई पता ही नहीं लगा सका है, अब आज तक कोई पता नहीं लगा सका कि ये कितना मुड़ा हुआ है। जैसे कि आपने देखा होगा सबसे पहले पहिया बनाया था इतिहास में, अगर आप पढ़े हो पहिया, ठीक है, तो उसका जो मान कितना घुमा हुआ है ये पता लगाने के लिए पाई की खोज की आर्किमिडीज ने, और फिर उसका सही मान दिया। आर्यभट्ट ने भी इसका मान दिया, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये एक अपरिमेय संख्या होती है जिसका मान होता है तीसरा महीना 14 तारीख 1:59। ये एक अपरिमेय नंबर है। क्या है, अपरिमेय। अपरिमेय उसे कहते हैं जैसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, अनंत बिंदु हैं, अनंत संख्याएं, कैसे पता करें कि कितनी जीरो लगाएंगे हम। तो यहाँ से ये होता है 14 तारीख तीसरा महीना 1:59। इसे याद करने की शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है। पाई का मान, पाई का मान आज तो कोई ज्ञात नहीं कर, तो क्या समझे, इस सर्कल को ही हम क्या कहते हैं, पाई। इसे भूलना नहीं है। इससे आपको इतने फॉर्मूले करवा देंगे हम कि सर फॉर्मूले ऐसे बनते हैं। अगर आपको आयत पता है तो आप हर एक फॉर्मूला यहाँ पर लगा सकते हो। चलिए आगे देखते हैं हम। अब क्या होगा, तो पाई का मान किसे कहते हैं, इस घूमे हुए रेखा को क्या हम कहते हैं, पाई। पाई का मान क्यों नहीं निकाल पाए, क्योंकि आज तक हमें ये पता नहीं चला है कि ये कितना मुड़ा हुआ है। इसकी 10,000 करोड़, जो करोड़ हैं 10 करोड़ तक, उस इतनी संख्याएं निकाल ली गई हैं वैज्ञानिकों द्वारा, आज भी निकाले हैं। कैसे पता चलेगा कि ये कितना मुड़ा हुआ है, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, एक अपरिमेय नंबर कहते हैं। पता नहीं चल पाया, और इसका जो मान होता है शुरुआत का वो कितना होता है 3.14159 या 22/7, जो कि एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। वो नहीं है, वो लगभग मान भी नहीं है, इसका ओरिजिनल मान ये है, ठीक है। तो ये रेखा इस तरीके से बनती है, इसे हम क्या कहते हैं, पाई का मान। इससे ही सारे फॉर्मूले अब हम बनाना सीखने वाले हैं, तो बने रहिएगा। देखिए दोस्तों, ये आपको पाई है, मतलब वृत्त को क्या कहते हैं हम, पाई कहते हैं। अब समझना, इस वृत्त को हम क्या कहते हैं, पाई कहते हैं। इस वृत्त को क्या कहते हैं, पाई। अगर मैं बात करूं, ये जो आयत होता है आपका, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये होती है लंबाई और ये होती है चौड़ाई। क्षेत्रफल क्या होता है आयत का, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, यही होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। अब देखिए, जब भी हम क्षेत्रफल निकालते हैं करते क्या है, लंबाई इंटू चौड़ाई का इंटू करते हैं ना। मैंने पहले भी बता रखा है आपको ऑलरेडी कि हम क्षेत्रफल जब भी निकालेंगे वो स्क्वायर के फॉर्म में आएगा, और क्या होगा, गुणा होगा, मल्टीपल होगा। तो देखिए, अगर मैं बात करूं कि वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल,
वृत्त का क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे। साथ ही साथ दोस्तों ये याद रखना कि इसे हम क्या कहते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन जान लो आप पहले। देखिए यहाँ पर ये जो होता है, इसका जो वृत्त का कोण होता है, वृत्त कोण, वो होता है 360 डिग्री। कितना होता है? 360 डिग्री। यहाँ पर ये जो त्रिज्या होती है इसे हम कहते हैं रेडियस। क्या कहते हैं? रेडियस। व्यास जो होता है इसे हम कहते हैं क्या? डायामीटर। क्या कहते हैं दोस्तों? डायामीटर कहते हैं। दूसरा, आपको पाई का मान पता ही है, 3.14159 एन अनंत अपरिमेय नंबर है। क्षेत्रफल अब आगे पढ़ेंगे हम। देखो वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल हमें पता है। हम क्या करते हैं? लंबाई इंटू चौड़ाई करते हैं, यानी कि हम मल्टीपल करेंगे। अब मल्टीपल करेंगे तो किस, इसमें क्या दिख रहा है आपको? भाई इसमें तो लंबाई चौड़ाई थी तो आपने गुणा कर दिया, लेकिन इसमें किसका गुणा करोगे? तो भाई हमें पता है कि सर ये यहाँ से यहाँ तक जो होता है इसे हम कहते हैं आर, और यहाँ से यहाँ तक जो होता है इसे भी हम क्या कहते हैं? तो आर कहते हैं। समझ में आ गया? आया या नहीं? ये त्रिज्या हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। यहाँ से यहाँ तक क्या होता है? आर। यहाँ से यहाँ तक आर। पूरा क्या होता है? व्यास, जिसे हम क्या कहते हैं? अभी पढ़ेंगे, देखना। अब बात करते हैं सबसे पहले, चलो वृत्त का क्षेत्रफल से पहले हम पढ़ लेते हैं वृत्त का व्यास। वृत्त का व्यास कैसे कहते हैं? अभी हम पहले ही ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। व्यास क्या होता है? देखिए यहाँ से यहाँ तक व्यास जो होता है वृत्त में, वो दो त्रिज्याओं को जोड़ने पर, यानी कि r प्लस आर को अगर आपने जोड़ लिया, r प्लस आर को अगर आपने जोड़ लिया तो यही तो व्यास कहलाएगा। यानी कि व्यास बराबर क्या होगा? 2r। क्या हो जाएगा? 2r हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया? दूसरा यहाँ पर देखेंगे हम कि व्यास ये है और ये दोनों के बीच में चिन्ह कौन सा बन जाता है? ये 2r थे तो बीच में चिन्ह कौन सा बना? बीच में चिन्ह लग गया आपका मल्टीपल। और अगर जब कोई संख्या गुणा में हो, प्लस में होती है तो इधर आके माइनस हो जाती है, मल्टीपल में होती है तो वो कहाँ पहुँच जाती है? बटे में। तो यहाँ पर ये है व्यास, ये दो नीचे की तरफ आ गया है, क्योंकि गुणा में होता है तो भाग में पहुँचता है, प्लस माइनस में होता है तो इधर प्लस माइनस चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर क्या बचा? आर। आर यहाँ को किसको दर्शाएगा? त्रिज्या को दर्शाएगा। किसको दर्शाएगा? त्रिज्या को दर्शाएगा। ये आर बराबर मैंने ऑलरेडी पहले ही लिख दिया। इसका जो त्रिज्या का जो पहला अक्षर है इसे हम लेते हैं, व्यास का पहले अक्षर को एंटर करते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर त्रिज्या का मान कितना आ गया आपको? तो यहाँ पर आप लिख सकते हो वृत्त की त्रिज्या, इस तरीके से भी आप लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं वृत्त की त्रिज्या बराबर कितना होगा? व्यास बटे 2। ये 2 मल्टीपल होके नीचे आ गया है, ठीक है। यहाँ पर आपको इतना समझ में। तो क्षेत्रफल के लिए अब हम क्या करेंगे? अब निकाल लेते हैं वृत्त का क्षेत्रफल। ये हम फोटो लेना ले लीजिए, वैसे सबको याद है। क्षेत्रफल पे हम ध्यान देते हैं। देखिए दोस्तों, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल जब भी निकालते हैं हमें मालूम है हम मल्टीपल, देखिए ये इसके फॉर्मूले आप याद रखना। इससे सारी चीज़ें, त्रिभुज हो, वृत्त हो, आयत हो, घन हो, वर्ग हो, सारी चीज़ें हम एडवांस में पूरा ऐसे पढ़ने वाले हैं। देखिए इसके बाद अगर हमें वृत्त का क्षेत्रफल चाहिए तो हम क्या करेंगे? लंबाई इंटू चौड़ाई का मल्टीपल करेंगे। यहाँ पर हमने पहले ही ऑलरेडी बीच में क्या लगा लिया? मल्टीपल लगा लिया। किस किस के बीच? एक तो इसमें क्या है? पाई है, इसे हम क्या कहते हैं? पाई। तो ये पाई रख दिया हमने। मल्टीपल करते हैं, हमें पता है हम गुणा करते हैं, तो हमें पता है कि हम आर और आर को रखेंगे और इन दोनों का गुणा कर देंगे, क्योंकि क्षेत्रफल में क्या करना है आपको? मल्टीपल करना है। देखिए यहाँ से पाई इंटू में रहेगा, आर और आर का इंटू होगा तो क्या होगा? आर स्क्वायर हो जाएगा। अगर आर स्क्वायर होगा तो ये क्या बनेगा? पाई आर स्क्वायर। तो ये क्लियर आपका चिन्ह हट जाएगा, क्योंकि दोनों अलग अलग सिंबल्स हैं। और आपका क्या बन गया? वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम वृत्त का व्यास। क्या बात करेंगे? सॉरी, वृत्त की परिधि ज्ञात कर लेते हैं। व्यास तो हो गया है, वृत्त की परिधि देखना दोस्तों। वृत्त की परिधि, देखिए यहाँ पर अगर हमको परिमाप निकालना है आयत का तो हम क्या करते हैं? लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस
यही करते हैं, ऑलरेडी हम बना के सीख चुके हैं। 2l प्लस v यानी कि एक क्या करते हैं प्लस। तो अभी देखना दोस्तों, यहाँ सेम पाई के साथ मल्टीपल तो करना है, लेकिन आर का इस बार क्या करना है, तो आर का हम परिमाप जो इस बॉक्स होता है उसमें परिमाप कहते हैं, बाहर का जो गोल होता है उसे हम परिधि बोल देते थे। तो पाई का इसमें हम क्या करेंगे, आर प्लस आर, यहाँ पर क्या लग गया प्लस, क्योंकि यहाँ पर क्या है प्लस, परिमाप परिधि क्षेत्रफल क्षेत्रफल क्या लग गया मल्टीपल। तो जैसे ही हम इसको सोल्व करेंगे तो देखना दोस्तों, पाई तो पाई रहेगा, मल्टीपल तो मल्टीपल रहेगा, और आर जुड़ के अभी व्यास में क्या हुआ था, तो हुआ था सर 2r, क्या हुआ था 2r हुआ था। चलिए अगर ये 2r हुआ है तो पाई रहेगा, मल्टीपल ये कोष्टक हट जाएगा, तो मल्टीपल कितना हुआ 2r, फिर से मल्टीपल तो हट चुका है, तो यहाँ पे क्या बन गया पाई 2r, 2 को हम आगे ले लेंगे तो बन जाएगा 2 पाई r। तो ये क्या बन गई, ये आपकी वृत्त की परिधि। देखिए दोस्तों, टाइम लग रहा है, आप सोचते हो कि हमने ये रट लिए याद कर लिए, लेकिन आप जब किसी को पढ़ाओगे, वृत्त यहाँ से कटेगा, खोखला हो जाएगा, गोला हो जाएगा, टूटेगा, ये जिसके टुकड़े होंगे, आधा वृत्त काटेगा, वो रंगेगा, वृत्तखंड बनाएगा, त्रिज्याखंड बनाएगा, फिर आप क्या करोगे। सिर्फ रटने से इन दो फॉर्मूलों को सिर्फ यही निकाल सकते हो आप, आने वाले क्वेश्चंस नहीं हो पाएंगे के लिए। तो इनको देखिए 15-20 मिनट अगर आपके पढ़ने से अगर कोई चीज़ आपको परमानेंट हो रही है तो कितना अच्छी बात है, ठीक है। तो समझ लीजिए, एक बार पढ़िए, टाइम को मत देखिए। अगर आप टाइम को देखकर जल्दी पढ़ोगे, शॉर्ट्स पढ़ने लगोगे कि हम एक वीडियो पढ़ लेते हैं 1 घंटे की बजाय हम 10 मिनट पढ़ते हैं, तो आपको उसे 10 बार पढ़ना पड़ेगा। कितनी बार 10 बार, फिर से 10 बार पढ़ना पड़ेगा, हर एग्ज़ाम आएगा हर बार पढ़ना पड़ेगा, हर एग्ज़ाम आएगा हर बार पढ़ना। लेकिन एक बार अगर आपने अच्छे से टाइम दे लिया तो एडवांस मैथ क्लियर। और एक बात मेरी हमेशा याद रखना, अब से आने वाले समय में जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम होने वाले हैं, या वो एसएससी हो, या वो व्यापम हो, या स्टेट लेवल हो, या फिर वो आपका कोई सा भी लेवल हो, या वो रेलवे हो, यहाँ पर जो अब सवाल आने वाले हैं वो एडवांस मैथ के अंदर वाले क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाएंगे, बहुत ज़्यादा। तो इसलिए इस बेसिक को पकड़ लीजिए, मजबूत कर लीजिए, क्वेश्चन आए फटाक से 2 सेकंड में आंसर हम लगा दें। अगर हम फॉर्मूला भूलते हैं तो हम फॉर्मूला भी हम 2 सेकंड में रेडी कर लेंगे, क्योंकि ऐसा ऐसा होता है। ये इजी फॉर्मूले आपको लग रहे हैं, लेकिन हम पूरे बना के दिखाएंगे आपको। चलिए, तो वृत्त का क्षेत्रफल हो गया, फोटो खींचना फोटो खींच लीजिए, आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर अब हम बात करते हैं, ये तो हो गया आपका वृत्त। अब बात कर लेते हैं हम, जब वृत्त आधा हो जाए तो क्या दिक्कत है। देखो, परिधि उसी कहते हैं जो बाहर से हम छू सकते हैं। क्या बाहर से आप अभी त्रिज्याओं को छू सकते हो, व्यास को छू सकते हो? नहीं। तो ये आपकी अभी परिधि है। लेकिन अब हमने कर लिया इसको आधा। कैसे? इसको भी हमने किया था आधा। जब हमने इसको आधा किया था तो हमने क्या किया था, एक बन गया था आपका त्रिभुज, और त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने इसको क्षेत्रफल को भी क्या कर दिया था, आधा कर दिया था। यानी कि इसमें हमने क्या कर दिया था, 1/2 का इंटू कर दिया था, कि इसको 2 भागों में बांट दिया था। यही किया था जब त्रिभुज पढ़ा था हमने। यहाँ कितने डिग्री का कोण, 90 डिग्री का कोण बनाने के बाद, क्योंकि उसमें कितने त्रिभुज हैं, तो आधा करेंगे तो आधा आधा क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। इसको भी क्या करना देखना, यहाँ पर अब हम करते हैं इसको आधा, मैंने बीच में से इसको काट दिया, तो ये पूरा कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का। अभी पढ़ा हमने। अगर इसको आधा काट दिया तो इधर 360 का आधा 180 इधर है, और 180 इधर है, लेकिन मुझे ऊपर वाला नहीं चाहिए, तो मैंने यहाँ से इसको आधा कट कर दिया। क्या कर दिया, कट कर दिया। तो ये 180 डिग्री बाहर रह गया, हट गया, बचा कितना, तो अर्धवृत्त का जो अर्धवृत्त का कोण कितना होता है, 360 डिग्री होता है। अर्धवृत्त का कोण कितना होता है, अर्धवृत्त का कोण कितना होता है, तो 180 डिग्री होता है। क्या होता है, 180 डिग्री हो जाता है। कितना होता है, 180 डिग्री। चलिए, तो अर्धवृत्त की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अर्धवृत्त का
क्षेत्रफल। यहाँ पे देखना दोस्तों, ये क्या है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। वृत्त का क्षेत्रफल होता कितना है, पाई आर स्क्वायर। अगर हमको अर्धवृत्त का चाहिए तो हम 2 का भाग दे देंगे इसमें, और 2 का भाग देंगे तो ये क्या हो जाएगा, इस 2 को सेम टू सेम ऐसे भी तो लिख सकते हैं हम, यानी कि हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, या फिर आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, 1/2 इंटू पाई आर स्क्वायर, इस तरीके से भी लिख सकते। या फिर आप पाई का मान रख लीजिए यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 22/7 आर स्क्वायर। 2 से कटेगा 11 बार, या कितना आ जाएगा आपका 11/7 आर स्क्वायर। ये सब इसी से निकलते हैं। यहाँ से आप डायरेक्ट, अगर आपको याद ही करना है तो इसे याद कीजिए, इसे याद कीजिए, ये बहुत शॉर्ट होते हैं। या फिर आपको और भी याद करना है, वृत्त का क्षेत्रफल याद करना है, तो फिर आप और मल्टीपल कर लीजिए, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको बनाना आना चाहिए, आप कोई सा भी बना सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। आधा करना था तो आधा कर दिया हमने। यहाँ पे अगर हम निकालें अर्धवृत्त की परिधि, अर्धवृत्त की परिधि, तो देखिए दोस्तों, परिधि का मान कितना होता है, 2πr। हम इसको यहाँ नोट कर लेते हैं क्योंकि हमने निकाल ही लिया है, समझ लिया है कितना होता है 2πr। ये कैसे आया वो भी आप अच्छे से समझ चुके हो। 2πr के लिए हमें आधा करना है, तो हम किसका भाग देंगे, 2 का भाग देंगे, आगे समझ में, 2 का भाग देंगे। जैसे यहाँ पे 2 का भाग दिया आपने, मुझे ये बताओ दोस्तों, ये जो ये आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर, क्या ये जब पूरा त्रिभुज था तब आपको ये नज़र आ रहा था, क्या आप इसे टच कर सकते थे बाहर से, नहीं टच कर सकते थे सर। तो ये हटने के बाद क्या आप इसे टच कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हैं सर। इस तरफ से बहुत सारा रास्ता है, अगर बहुत सारा रास्ता है तो आप ये देखो कि इसे भी तो हम काउंट करेंगे परिधि में। परिधि में वही चीज़ काउंट होती है जो बाहर से दिख सकती है, बाहर से हम उसे टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, उसे ही हम परिधि कहते हैं, उसे ही हम पृष्ठ कहते हैं, याद रखना दोस्त। तो यहाँ पर जैसे ही हमने इसे पढ़ा अर्धवृत्त की परिधि, तो इसे तो आधा करना ही पड़ेगा, क्योंकि इतनी सारी तो हमको चाहिए ही नहीं, ये तो हमें चाहिए ही नहीं, ये तो हमें चाहिए नहीं। तो इतनी, ये जो परिधि थी अभी तक हमने पूरी निकाली थी, लेकिन अभी हमको आधी चाहिए, तो ये हटा देंगे, तो इसको आधा करने के लिए 2 का भाग देंगे, तो ये कट गया, पाई आर बचा। लेकिन जैसे ही हमने वृत्त को आधा किया, इधर से ये दिखने लगा, होल हो गया। आप क्या करें, तो इसको ढकने के लिए हमें ये भी तो कुछ, अगर इसको ढकना तो इसका भी तो पता करना पड़ेगा। ये भी तो दिखने लगा, तो ये भी तो हमको जोड़ना पड़ेगा, यानी कि ये दिखने लगा तो एक आर यहाँ से यहाँ तक और एक आर यहाँ से यहाँ तक, मतलब हमको 2 आर और जोड़ना पड़ेगा इसमें। अब देखना दोस्तों, आर प्लस आर कितना है, 2r, तो इसमें क्या जुड़ जाएगा, 2r। 2r जैसे जुड़ेगा, और यहाँ ऑलरेडी क्या था, पाई आर, यहाँ क्या है 2r, क्योंकि हमें 2r और दिखने लगे, और ये तो पाई था ही। तो यहाँ से अब हमने क्या किया कि इन दोनों में अगर हम देखें, इन दोनों के पास ऐसी कौन सी चीज़ है जो कॉमन है, तो जो दोनों के पास होते हैं उसे हम ले लेते हैं। क्या होते हैं दोनों के पास, जैसे कि इसके पास आर आर है तो हमने आर ले लिया, यहाँ से बचा पाई और यहाँ से बचा 2। आप इसे ऐसे भी पढ़ सकते हो, लेकिन अगर आपको ये फॉर्मूलेज याद नहीं है तो आप तो ऐसे ही करना कि भाई इतना था, इतना आधा कर लिया, फिर इसका अलग से जोड़ देना। अर्धवृत्त की परिधि बहुत सिंपल है, जब सवाल करोगे बस फॉर्मूले में आपको समझना जरूरी है, क्योंकि आपको फॉर्मूले बना के दिए ही किसने हैं। अगर आपको क्लियर समझा ही दिया जाता और ये फॉर्मूले ना दिए होते तो आपको रटने की समस्या खत्म हो जाती और आप हर एक सवाल को बेसिकली 2-3 सेकंड में कंप्लीट कर लेते। इसके झंझट में, रटने के झंझट में पढ़ना ही नहीं है, ठीक है, बेवकूफ़ी है ये सूत्र। लेकिन फिर भी हम जब कर रहे हैं तो पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, हमारे अनुसार ये एक फॉर्मूला ही समझ लीजिए है, लेकिन हम इसको फॉर्मूला ना मानकर क्या करेंगे, हम मानते हैं सवाल, कि हमारे लिए एक सवाल है कि ये सवाल है, इसका ये है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो हमारा आंसर क्या आएगा, ये आंसर क्या आएगा, बस क्लियर। अब आगे देख लेते, तो यहाँ पर आपका अर्धवृत्त का क्षेत्रफल और अर्धवृत्त की परिधि भी निकल कर आ चुकी है। आई होप दोस्तों आपको ये सारी जानकारी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और आपको इसको
पढ़ने से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। यहाँ पर आपको आयत से हम सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं, पूरा एडवांस। अगली लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि इसके टुकड़े कैसे किए जाते हैं, त्रिज्या खंड क्या होता है, वृत्त खंड क्या होता है। अगले लेक्चर में हम स्पर्श रेखाएं पढ़ेंगे और उससे स्पर्शिंग बिंदु पढ़ने वाले हैं। तो थैंक यू, धन्यवाद आप सभी के लिए क्लास में अंत तक बने रहने के लिए।